नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम संवैधानिक विकास की बात करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने संवैधानिक विकास की बात करी थी और मैंने उसमें बताया था कि उस संवैधानिक विकास में हमने कहाँ तक बात की थी, तो चार्टर एक्ट 1793 तक बात की थी। उसके बाद जो अगला एक्ट आएगा वो चार्टर एक्ट 1813 आएगा और इस चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या क्या काम किए गए हैं वो हमें देखने हैं। सबसे पहला, इस चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है कंपनी अगले 20 वर्षों तक और भारत में व्यापार करेगी। नेक्स्ट, इसी चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई या पारसियों को भारत में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर पूछे कि ईसाइयों को धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता किस एक्ट के तहत दी गई थी, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई है। इसी एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसी एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया है, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत समाप्त किया गया है। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बनाए रखा है। इसका मतलब यह है, एकाधिकार का मतलब होता है कि भारत में व्यापार का अधिकार केवल और केवल किसके था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था। इस चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया कि जो समस्त अंग्रेज हैं वो कुछ प्रतिबंधों के साथ भारत में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब केवल कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी भारत में, है ना। जो समस्त अंग्रेज हैं वो कुछ प्रतिबंधों के साथ, है ना, भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर लेते हैं और कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार है उसे क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन कंपनी चीन के साथ व्यापार करेगी और चाय के व्यापार को केवल अभी कौन करेगी, कंपनी करेगी। इसका मतलब यह है कि कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त हो गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी बना हुआ है कंपनी का। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, चार्टर एक्ट 1833 की बात करेंगे। सबसे पहला और अच्छा क्वेश्चन है इसका कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया है। और इसी क्रम में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा और वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, है ना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, दोनों को आंसर क्या रहने वाला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहने वाला है। इसी एक्ट के तहत कुछ और काम हुए हैं, जैसे कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। व्यापार का जो कंपनी का एकाधिकार था उसको पूरी तरह से समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया है ना। पूरी तरह से जो समाप्त किया गया है वो किस एक्ट के तहत किया गया है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया। क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके से बनेगा कि कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया है। केवल समाप्त करने की बात बोलेगा तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत समाप्त किया गया है। और क्वेश्चन ये पूछे कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया है, तो 1833 के तहत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब ये है पूरी तरह से समाप्त करने का क्या मतलब है, तो जो चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी करती थी उसे भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। और क्या काम होता है इसमें, इसी एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी का व्यापार करने का अधिकार तो समाप्त हो गया। अब कंपनी केवल क्या करेगी, भारत में शासन करेगी और अगले 20 वर्षों के लिए इस अधिकार को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का था उसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून या विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी संपूर्ण ब्रिटिश भारत है उसके लिए एक विधि का निर्माण करेगा और वो अधिकार किसको दिया गया है, गवर्नर जनरल को दिया गया है। इसी एक्ट के तहत बम्बई
और मद्रास की जो परिषद थी उनसे विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास की परिषदों से विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया है या छीन लिया गया है। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये काम किया गया था। और इसी एक्ट के तहत विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, और उस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये जो 4 सदस्य हैं गवर्नर जनरल की परिषद में, इनकी संख्या कितनी कर दी जाएगी? 3 कर दी जाएगी। और इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 के तहत पुनः उस गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 कर दी जाएगी। और उस चौथे सदस्य को जो शामिल किया जाएगा वो सदस्य कैसा होगा? तो वो एक विधिक सदस्य होगा, है ना। विधि से संबंधित परामर्श देने के लिए एक विधिक सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करें। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। और ये कितने सदस्य था विधि आयोग? तो 4 सदस्य थे। क्वेश्चन ठीक है, पूछेगा कि किस एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया है? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया है। और विधि आयोग का गठन किया कब गया है? तो 1834 में किया गया है। और उस विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो लॉर्ड मैकाले को बनाया था। और इस विधि आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 सदस्य थे। इसी एक्ट के तहत देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया। केंद्रीकृत करने का मतलब क्या होता है? शक्तियों को किसी एक व्यक्ति के हाथ में देना, उसे केंद्रीकृत कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि इसी चार्टर एक्ट 1833 के तहत बम्बई और मद्रास की जो विधि निर्माण की शक्ति थी उसको समाप्त करके किसके हाथ में दे दिया गया था? गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया था। तो इसका मतलब है भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत होती है? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत होती है। एक केंद्रीकृत होता है, केंद्रीकृत का मतलब होता है शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथ में देना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन करना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करें इसमें। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को 2 अधिकार महत्वपूर्ण दिए गए। पहला कि गवर्नर जनरल संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विधि का निर्माण करेगा, और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक बजट तैयार करेगा। ये दोनों काम चार्टर एक्ट 1833 के तहत किए जाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करें। चार्टर एक्ट 1853 सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका। इसी एक्ट के तहत जो विधायी कार्य थे उन्हें प्रशासनिक कार्यों से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया है? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया। और विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया है। विधान परिषद द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उस विधि को एक्ट बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति क्या कर दी? आवश्यक कर दी। और इसी अनुमति या सहमति को गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति कहते थे। इसके बाद इसी एक्ट के तहत बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। और इसी एक्ट के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो विधिक सदस्य था उसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य किस एक्ट के तहत बनाया गया है?
तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत बनाया गया है। इसके बाद इसी एक्ट के तहत क्या किया गया है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति का जो आधार बनाया है वो प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया था। कंपनी में कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत की जाएगी। इसी एक्ट के तहत निदेशक मंडल होता था। इसी एक्ट के तहत जो निदेशक मंडल होता था उसमें सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 कर दी गई है। और इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत के शासन या ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम राजलेख या चार्टर अधिनियम कौन सा आया है? तो चार्टर एक्ट 1853 आया है। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1858। सबसे पहला काम हुआ इसका, इसके तहत कि इस एक्ट के तहत जो शासन था कंपनी के हाथों से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो कंपनी का शासन है उसे समाप्त कर दिया जाएगा और शासन किसके हाथ में चला जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट, इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया है। और इसी क्रम में भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा। इसके बाद क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत जो निदेशक मंडल था जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, और दूसरा नियंत्रक मंडल था जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। और भारत में लगभग द्वैध शासन भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मैंने बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, और उसी क्रम में वहीं से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। लेकिन जब इन दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा तो द्वैध शासन भी क्या हो जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया है। इसी एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के शासन को संचालित करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारतीय सचिव की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। क्योंकि जैसे ही शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाएगा तो भारत पर नियंत्रण हो जाएगा सीधा सीधा किसका? ब्रिटिश संसद का। अब ब्रिटिश संसद तो भारत नहीं आ सकती शासन करने के लिए, इसीलिए ब्रिटिश संसद या मंत्रिमंडल में एक सदस्य को नियुक्त किया जाएगा जो क्या कहलाएगा? भारत सचिव कहलाएगा। और भारत का प्रथम सचिव कौन बनता है? तो चार्ल्स वुड को बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम आगे, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और इन 15 सदस्यों में, ये जो भारत परिषद है इसमें 15 सदस्य होते थे। इस 15 सदस्यों में 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और सबसे खास बात इसकी यह है कि इस भारत परिषद के सदस्यों को हटाने का जो अधिकार था वो भारत के सचिव को नहीं था। इनको हटाने का काम कौन करती थी? तो संसद करती थी। कौन करती थी? संसद करती थी। और इसमें देखेंगे हम कि जो भारत सचिव होता था और उसकी जो भारत परिषद होती थी, भारत सचिव तथा जो भारत परिषद होती थी, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे गृह सरकार के नाम से भी जाना जाता था। और सबसे खास बात है इसकी कि भारत सचिव और भारतीय परिषद के जो सदस्य होते थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से देने की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन पूछता भी है
कि भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों का वेतन कहाँ से दिया जाता था, तो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। और ये भारत के राजस्व से जो दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 तक इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा और उसके तहत इस भारत सचिव के वेतन को भारत के राजस्व से देने का जो प्रावधान है उसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या क्या किया गया है। इस एक्ट के तहत भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। सूत्रपात का मतलब होता है आरंभ करना। इसी एक्ट के तहत अंग्रेजों ने संयोग की नीति अपनाई है या उदार निरंकुशता की नीति अपनाई। इसका मतलब यह है कि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन या विधि निर्माण में भागीदार बनाया गया है। किस एक्ट के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसी एक्ट के तहत दो और महत्वपूर्ण काम होते हैं। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली तथा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की क्या की है, शुरुआत की है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। इसी एक्ट के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती थी, तो 6 माह होती थी। इसी एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास को कानून बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान कर दी जाती है, पुनः वापस कर दी जाएगी इन्हें शक्ति। इसका मतलब ये है, मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत मुंबई और मद्रास से कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मुंबई और मद्रास को पुनः कानून बनाने की शक्ति क्या कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। और इसी एक्ट से भारत में विकेंद्रीकरण की क्या होती है, शुरुआत। मैंने अभी बताया है, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथ में देना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन करना, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम भारत परिषद अधिनियम 1892। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई है। और इस एक्ट की सबसे मुख्य विशेषता क्या रही है कि निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है, भारत में शुरुआत होती है। इसी एक्ट के तहत जो प्रांत के गैर सरकारी सदस्य होते थे उन्हें नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। इसलिए इसी एक्ट के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम और है इसमें कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन मतदान करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम भारत शासन अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले कौन था, तो उस समय पर भारत का सचिव था, और मिंटो कौन था, तो उस समय पर भारत का वायसराय था। इसलिए इन दोनों के नाम पर भी इसे बोला जाता है। जैसे या तो बोलते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1909 या हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी इसे कह सकते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका बनेगा कि इस भारत शासन अधिनियम 1909 को या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया है, तो अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया। और एक सबसे खास काम इसमें हुआ था कि इस मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई, व्यवस्था कर दी गई। और भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत की गई है। और फूट डालो शासन करो की नीति किस एक्ट के तहत अपनाई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत अपनाई गई है। इसी एक्ट के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था।
और इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारतीय परिषद में और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट के तहत भारत परिषद में और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। और भारत परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो केसी गुप्ता है और सैयद हुसैन बिलग्रामी है। क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन है, तो केसी गुप्ता है और सैयद हुसैन बिलग्रामी है। इसके बाद नेक्स्ट देखा हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। इनका शॉर्ट नाम है एसपी सिन्हा भी इन्हें कह सकते हैं। और सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, है ना। इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना। अंकित GS एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी।